शौर्य नाम है आपका? जी सर। क्या मतलब होता है शौर्य का? सर इसका मतलब होता है करेज एंड ब्रेवरी। अच्छा, कोई ऐसा कार्य जिसमें आपके नाम के मुताबिक आपने कार्य किया हो, आपके जीवन में आपके द्वारा हुआ? सर एक फियरलेस एटीट्यूड लाइफ में हमेशा ही काम आता है। अगर आप करेजियस होते हैं तो बहुत सारे डिसीजंस लेने में आपको हेल्प मिलती है। कार्य में झलका हो कि यहाँ पे शौर्य ने काम कर दिया आपने? नहीं सर, ऐसा तो कोई मौका नहीं लगा। नहीं आया जीवन में? नहीं सर। अच्छा ठीक है। आप इंदौर के मूल निवासी? जी सर। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ट्रैफिक संभालने में कुछ एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, यस सर, स्कूल के बच्चों ने यस कार्य सर, किया। यस सर। क्या कार्य किया था? सर इन्होंने एक्चुअली होर्डिंग्स लेके जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी थी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के रिलेटेड। जो स्कूल के बच्चे थे उनको इंटर्नशिप दी गई थी, जो एक्चुअली कॉलेजेस के बच्चे थे उनको इंटर्नशिप दी गई थी ट्रैफिक पुलिस द्वारा। तो ये जो बेसिक सिग्नल पे अगर कोई रूल ब्रेक कर रहा है तो उनको आके बोलते थे कि जैसे लाइन से पीछे खड़े रहिए या सिग्नल मत तोड़िए, और फिर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का होर्डिंग लेके ये सिग्नल्स पे अवेयरनेस फैलाते थे। आप सही बोल रहे हैं? जी सर, मैंने तो यही देखा था सर। इसका उद्देश्य क्या था सर इसका उद्देश्य था कि जो यूथ है उसको ट्रैफिक संभालने में इन्वॉल्व किया जाए, और आगे चलकर यही यूथ जब खुद लोगों को अवेयर करेगा तो ये खुद भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा और अवेयर रहेगा। थोड़ा गलत दिशा में जा रहा है। ट्रैफिक संभालने के लिए इनकी ड्यूटी नहीं लगाई, सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए सर। अवेयरनेस के लिए भी नहीं फैलाई गई थी, सिर्फ इसलिए फैलाई गई थी कि रेड लाइट है तो इंजन बंद करिए, प्रदूषण में कमी करने के लिए। ओके सर। ये गतिविधि के पहले प्रदूषण 162 था। ओके। बाद कितना हो गया? सर मुझको इसकी जानकारी। प्रदूषण में कमी आई थी। जी सर। AQI जो वायु की शुद्धता जांचने का है, यस सर, उसके लिए किया गया था और बहुत सफल रहा। ओके। अच्छा, दीनबंधु योजना क्या है? नहीं पता सर। नहीं मालूम? किसी की थाली नहीं रहेगी खाली, ये योजना भी शिवराज जी ने चालू करी। किसके लिए करी और क्या उद्देश्य है इसका? सर ये नहीं पढ़ा मैंने सर। योजना नहीं पढ़ी मध्य प्रदेश शासन की आपने? नहीं सर। कोई भी एक योजना बता दो जिसको जो आपको बहुत अच्छी लगी हो मध्य प्रदेश शासन की। सर जो 2017 में ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम थी मुख्यमंत्री। चलो आपको सोचने में टाइम लग रहा है। मुख्यमंत्री की योजना नहीं पड़ी मध्य प्रदेश शासन? जी सर। केंद्र की पड़ी होगी, प्रधानमंत्री। जी सर। प्रधानमंत्री की मातृ वंदना योजना क्या है? मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? सर ये एक्चुअली जो चाइल्ड बियरिंग वुमेन रहती हैं उनसे रिलेटेड स्कीम है। इसके बारे में मैं अभी सर मैंने पढ़ा नहीं है। अभी मैंने सर एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स सेंटर की और जो से संबंधित आपने जी किया है। जी। इंदौर में गेहूं की 2 नई प्रजातियां विकसित की गई, केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। उन दोनों प्रजातियों के नाम बता दीजिए। सर नहीं पता। आपने तो अध्ययन किया है। सर स्कीम्स पढ़ी थी मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई हैं। सर अभी चालू किया है सर, मतलब 15-20 दिन से। तो अखबार पढ़ने से नुकसान होता है कि नहीं सर। आप कास्ट क्या लिखी है आपने इसमें? हाँ जी। जाति कौन सी लिखी इसमें आपने? हिंदू। हिंदू जनरल। अच्छा, अब आपका अखबार में पढ़ा नहीं तो आज सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए हैं, बता सकते हैं कौन कौन से फैसले? नहीं सर। MSc फिजिक्स में किया है? जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके साथ साथ MSc फिजिक्स। दोनों बिट्स पिलानी सर। अच्छा। आप ये बताएं, किसी वस्तु को यहाँ से अपन ने फेंका जी सर। की ओर, जी सर। तो वो लौट के नहीं आएगी। जी सर। तो इस वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। कितनी होना चाहिए? सर अराउंड 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड अर्थ की एस्केप वेलोसिटी रहती है। मतलब हमें उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर करना है तो उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर ले। ठीक। ऊपर जाते हैं पृथ्वी की सतह से। जी सर। ओजोन छतरी आ जाती है, अम्ब्रेला। जी सर। कितनी मोटाई है उस अम्ब्रेला की? सर ये अराउंड 10 किलोमीटर्स लॉन्ग है। अर्थ से जब स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ हम जाते हैं। दूरी नहीं पूछिए,
उस छतरी की मोटाई कितनी है ये पूछा है? जी सर, जो मेन डेंसिटी है ओजोन लेयर की वो 10 किलोमीटर्स के अंदर रहती है, 50 to 60 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, कहीं होल हो रहा है इसमें? सर एंटार्क्टिका के ऊपर इसमें होल पाया गया था 1960s में, जब इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चालू करी थी साइंटिस्ट ने कि जो हम तो इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है नागरिकों पर? सर एक्चुअली जो हम ग्लोबल वार्मिंग है, तो जब ओजोन लेयर नहीं रहती है तो जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो रुकती नहीं है और वो पेनिट्रेट कर जाती है अर्थ के अंदर। तो एक तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, दूसरी इससे बहुत सारे स्किन रिलेटेड कैंसर जो बढ़ रहे हैं, ये स्किन रिलेटेड डिजीज़ का। जी सर। तो फिर क्या रहेगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा? सर अगर जो जितनी भी सन की अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज थी वो जो वापस चली जाती थी लौट के, वो पूरी अर्थ की तरफ आ जाएंगी और लोगों को जो उससे जो स्किन इन्फेक्शन और स्किन कैंसर की जीवन बचेगा कि नहीं? सर ये मुझे नहीं पता सर, पर जो डिजीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, कुछ ना कुछ जीवन तो बढ़ेगा, मनुष्य जीवन बचेगा, मनुष्य जीवन शायद ना बचे, बाकी बहुत सारे ऐसे अन्य। सर वो इतना अपन अभी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते थ्योरेटिकली, पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ स्पीशीज़ ज़रूर सर्वाइव कर जाएंगी सर। वो हर परिस्थिति में कुछ स्पीशीज़ ऐसी रहती हैं जो सर्वाइव कर जाती हैं, तो वो बच जाएंगी। अच्छा, अब अंतिम प्रश्न आपसे। जी सर। बी काय में करा आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अपन मंगलयान अभियान चलाया अपन ने। जी सर। बहुत धनराशि खर्चा करी उसमें। जी सर। आप भारत की स्थिति अभी ऐसी है कि यहाँ पे कई क्षेत्रों में काम किया जाना बाकी है। जी सर। गरीबी, अशिक्षा सब, तो ये अभियान उचित है या अनुचित आपके विचार से? सर इसको दोनों तरीके से हम देख सकते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसको हमें पैरेलली बाकी फील्ड्स को डेवलप करते हुए साथ में करना है। यदि हम ये इस चीज़ के लिए रुक गए कि पहले बाकी सारी फील्ड्स को बेहतर करके फिर साइंस एंड टेक को डेवलप करेंगे तो हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हो जाएंगे। और सर एक ये ग्लोबल लेवल पे हमें एक बहुत हमारी जो एक इमेज है उसको बूस्ट करता है कि हम इतने बड़े बड़े मिशंस, इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इतने बड़े बड़े मिशंस कर सकते हैं। सर जैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फिर हम वेपन्स की बात कर सकते हैं, हम क्यों नए वेपन्स डेवलप करते हैं, अब इतनी भुखमरी है देश में और इतनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? सामने वाला आक्रमण करेगा तो करेंगे। जी, तो सर ये सब डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ती जाएगी वो हर फील्ड में फिर आप उतने आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। सर आप जी, आपने कोई जॉब किया नहीं किया? सर मैं 2016 में डेल एनालिटिक्स में एज ए बिज़नेस एनालिस्ट मैंने ज्वाइन किया था, 1 साल वहाँ काम करके फिर मैंने MPPSC की तैयारी स्टार्ट करी थी। अच्छा, तो इसका आपने फार्मर मेंशन नहीं किया? जी सर। इसमें मेंशन नहीं किया? सर वो पीछे मेंशन किया है डेल एनालिटिक्स में 1 साल, जो अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा, अभी आपके चयन में फ़ायदा कर सकती है। जो यहाँ जो आपने जो स्पेसिफिक पूछा है यार, ठीक है सर, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जी सर। ऐड नहीं करना, हम ये समझ रहे थे कि आपने जानकारी छिप है, इससे प्रारंभ किया होता है कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हुई, तो इससे लगता है कि आपने कोई जानकारी छिप है। नहीं सर, पीछे लिखा है। जी सर। चलो जहाँ लिखो आपने, ठीक है, तो एक तो प्रॉपर स्थान पे लिखना चाहिए। जी सर। ठीक है। और आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पिलानी से हैं, आपका कैरियर भी बड़ा अच्छा रहा है। जी सर। ये एक राइट हैंडेड स्क्रू लॉक है। हाँ जी सर। राइट हैंडेड स्क्रू लॉक जी कुछ होता है? राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू, यस सर। RHS लॉ, राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। सर एक जब एक पैरेलल एक वायर में एक करंट पास किया जाता है तो जो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको हम राइट हैंड स्क्रू लॉ से जो उसका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो बता सकते हैं। बताओ कैसे? लेफ्ट हैंडेड भी है क्या कोई? सर राइट हैंडेड कैसे, किसको कैसे समझाओगे? राइट हैंडेड स्क्रू लॉ क्यों बोला है? सर अगर एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, अगर यदि हम उसमें जो करंट की डायरेक्शन है उसको अपने थंब से पैरेलल रखें तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां कर्ल होंगी उस डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं। तो स्क्रू कहाँ से आ गया?
सर मैंने तो एक कर्ल लॉ ही पढ़ा है, मैं उसको ही स्क्रू लॉ से रिलेट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, आपने आंसर सही दिया। सर एक्चुअली जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स रहती हैं वो सर्कुलर रहती हैं, इसलिए हम उसको ऐसे बोलते हैं राइट हैंड कर्ल लॉ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी सर। उसमें स्क्रू शब्द कहाँ से आएगा? ये मुझे नहीं पता सर। देखो स्क्रू को कैसे घुमाते हो? यस सर। कैसे घुमाते तो उधर जाता है। यस सर। ओके। कैसे घुमाते तो उधर जाता है। यस सर। वो आपका लॉ है। यस सर। जो आप बोल रहे हो। यस सर। तो राउट की स्क्रू को राइट हैंड से यूं घुमाया। जी सर। तो जिधर अंगूठा है उधर जाएगा। जी सर। ये इसलिए राइट। यस सर। बड़ा अच्छे कह रहे हैं आप, आपने सब ठीक बताया। एक बार मेरी आंसर भी ये होता है। अच्छा, आपके ये मैकेनिकल है, ये है, तो आप इधर प्रशासन में आना चाह रहे तो आपकी मैकेनिकल का? हाँ सर, मैंने 1 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया है, कई इंटर्नशिप्स करी हैं। तो जो अपने कॉर्पोरेट फील्ड में एक हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिल सकती है, पर एक कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। मुझे ऐसा जॉब करना था सर जहां मैं 9 to 5 जॉब ना करके ऐसा जॉब हो जो चैलेंजिंग हो, जहां मुझे काम करके अच्छा लगे। तो सर मैं चाहता था प्रशासनिक सेवा में आ सकूं, जहां मैंने अपने करियर में जो भी चीज़ें सीखी है उसको लोगों के लिए और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरीके से यूज़ कर सकूं। इसलिए सर मैंने प्रशासनिक सेवाओं का चयन किया। अच्छा सोचा है आपने, बहुत अच्छा सोचा है। इसका कैसे उपयोग, आपके जो ये शिक्षा है, आप इसको कैसे उपयोग में लाओगे? सर एक्चुअली जो हमारे देश में इंजीनियरिंग की प्रणाली है, उसमें इंजीनियरिंग से ज़्यादा हमें एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाता है। हम बहुत सारी वेरिड फील्ड्स में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं और नई नई चीज़ों को कैसे अपने अंदर अडेप्ट करना है वो हम इंजीनियरिंग में ज़्यादा सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि सर जो मेरी जल्दी से चीज़ों को सीखने की क्षमता है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक अप्रोच हमने सीखी इंजीनियरिंग में, इसको हम प्रशासन में यूज़ कर सकते हैं। हम हर जगह हर ज़िले में जब जाते हैं तो नई नई समस्याएं रहती हैं, तो उनसे अडेप्ट करना और लिमिटेड रिसोर्सेज में उनका बेस्ट सोल्यूशन कैसे निकालना है, इन चीज़ों में मैं अच्छा कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, तो इधर से आपका बड़ा अच्छा लगा कि थोड़ी प्रारंभिक जानकारी भी हर किसी को होनी चाहिए। जी सर। तो कर्फ्यू से क्या मतलब समझते हैं? जी सर। कर्फ्यू से क्या मतलब? सर कर्फ्यू से मतलब कि जो एक मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है लोगों की। तो जैसे लोगों को बोला जाता है अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, तो इसको हम कर्फ्यू कहते हैं। और धारा 144 क्या होती है? जी सर। धारा 144 क्या होती है? सर धारा 144 अभी मैंने को नहीं पता सर। अच्छा, तो ये तो पहले सुना होगा, नहीं सुना? सर सुना है पर एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो इसलिए मैं जवाब नहीं। धारा 144 में फ्री होता है, कर्फ्यू बाद की स्थिति है। ओके। कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है, नहीं ज़्यादा आदमी एक साथ नहीं घूमेंगे, आप स्वतंत्र से घूमने के लिए, ठीक ना। पर जब ऐसी परिस्थिति होती है ज़्यादा एक साथ मिलकर घूमेंगे तो कहीं लैंड ऑर्डर पैदा करेंगे, हमला करेंगे। और पहले वैसे प्रतिबंधित किया जाता है, फिर जब वो भी नहीं संभलता है तो कर्फ्यू नहीं, घर से ही मत निकलो। ठीक है सर। ये उसके बाद की स्थिति है। जी सर। सामान्य बात है। अच्छा, राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? सर श्री मंगू भाई पटेल। अच्छा, उनको श्री बोलते हैं, उनके नाम के आगे श्री लगाते हैं? सर नहीं सर, मैंने एज ए रिस्पेक्ट लगाया है सर। क्या, तो क्या लगाना चाहिए? श्री तो मेरे नाम के नाम भी लग सकता है। जी सर, आपके नाम आपको भी श्री लगा सकते हैं। जी सर लगा नहीं सर। सर आप किसी भी अपने उम्र में अपने से बड़े हैं, अपने संस्कार हमें सिखाते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए मैंने उनके नाम के आगे। राज्यपाल के लिए कोई विशेष नहीं है? जी सर। राज्यपाल के लिए कोई विशेष संबोधन सूचक शब्द नहीं है? नहीं सर। महामहिम लगा दें। ओके। श्री तो हर किसी को भी लगा। जी जी जी। ठीक ना, परंतु राज्यपाल संवैधानिक पद में राष्ट्रपति, इनके लिए तो महामहिम लगा दें। जी सर। पिलानी से रहे आप। जी सर। वहाँ तो बड़ा अच्छा परिसर है, वहाँ के परिसर के बारे में सर का वर्णन कीजिए वहाँ। जी जी सर। हम सर गाड़ी लेके आ गए आपके पिलानी में, तो हमारी गाड़ी लेके आ गई। सर एक्चुअली जो विजिटर्स रहते हैं उनको कैंपस में कार लेके आना अलाउड है। आप जैसे ही कैंपस में एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड में पिलानी का अपना गेस्ट हाउस है। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट रोड जाती है, उसमें आपको इधर साइड पे आपको हॉस्टल्स मिलेंगे और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो पिलानी के 3 वो एजुकेशनल ब्लॉक्स है वो मिलते हैं। उसके थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो आपको जो पिलानी का नया जो क्लासरूम्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद सर पिलानी कैंपस में
बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर सी। उसके अलावा आपके एक फूड स्ट्रीट है वहाँ पे, जहाँ पे आप मतलब बेसिक, यस सर। और ओवरऑल सर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ साइकिल्स अलाउड है, स्कूटर चलाना अलाउड नहीं है। सिर्फ वहाँ के जितने भी जो मेन पिलानी गांव है उसकी इकनॉमी पूरी पिलानी कॉलेज से चलती है, तो जितने भी वहाँ के गांव के लोग हैं वो वहीं पे एम्प्लॉयड हैं पिलानी कैंपस में ही, और सबको सिर्फ साइकिल अलाउड है। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी साइकिल पे ही घूमते हैं वहाँ पे। तो बहुत ग्रीन और बहुत सुंदर और बड़ा कैंपस है। थोड़ा वेदर वहाँ का एक्सट्रीम है, तो बस बाकी वहाँ पे बाकी सब इसीलिए जी वेदर वहाँ का एक्सट्रीम। यस सर। कुछ धार्मिक माहौल भी है। सर एक बहुत बड़ा माँ सरस्वती का बिरला जी ने मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पे। जी सर, वो पूरा मार्बल में बना हुआ है। यस सर, यस सर, यस सर। कुछ सुनाओगे? सर प्रार्थना तो मैंने नहीं वहाँ प्रार्थना होती है? जी सर, मैं ऐसे मुझे याद नहीं है सर, बहुत समय हो गया, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है सर प्रार्थना को। कुछ एक आध लाइन या कुंद नहीं सर। अच्छा चलो, तो सरस्वती मंदिर जी सर। देखा कितनी पूजा होती है सरस्वती को? चारों हाथों में क्या क्या होता है ये बताओ सर। वो मुझे नहीं पता सर क्या क्या होता है। एक सर वो कमल पे बैठती है बस मुझे, और वीणा रहती है उनके हाथ में। सरस्वती कमल पे बैठती है। तो ये तो कितने फोटो ही देखे होंगे आपने, आप तो बड़े इतने अच्छे मंदिर के वहाँ रहे। सर उसमें मार्बल की वाइट कलर की मूर्ति है सर, बस वही देखा है मैंने, और इतना ज़्यादा कहीं भी बैठे हैं तो वो तो वहाँ बहुत आपने वहाँ देखा था, हम वहाँ की नहीं पूछ रहे। पहले तो फोटो भी हर नहीं होते हैं ना। यस सर। सरस्वती का फोटो भी हर कोई देख लेता है, कितनी किताबों में भी मिले होंगे आपको। यस सर। तो कभी गौर से देखे नहीं सर, उनके हाथों में क्या है मैंने नहीं देखा सर, सॉरी सर। काय की देवी मानते हैं सरस्वती को? सर विद्या की देवी मानते हैं। और धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी। और शक्ति की देवी? शक्ति की देवी सर काली माता को मानते हैं हमारे यहाँ पे, दुर्गा माता और काली माता को। तो दुर्गा और काली में क्या अंतर है, कुछ सोचा? नहीं सर। सर ये काली माता का जो अवतार था वो एक्चुअली ये मुझे पता है कि जो दानव लोग थे उनको ख़त्म करने के लिए माँ ने वो अवतार लिया था। एक मेरे को नाम नहीं याद है, पर एक वो दानव थे जिनका रक्त ज़मीन पे गिरता था तो वो उससे एक और नया दानव पैदा हो जाता था, तो उसके लिए काली का अवतार लिया गया था। तो उसका वध करके उसी का जो खून था वो माता ने एक कटोरे में ज़मीन पे नहीं गिरने दिया था और उसको पी लिया था, तो ताकि और वो पैदा ना हो। ऐसी मेरे को स्टोरी याद है सर। हाँ जी सर। काली माता की मूर्ति के हिसाब से देखी सर खजराना में काली माता का मंदिर है बड़ा, मेरी मम्मी उनमें मानती हैं, तो मैं उनके साथ गया हूँ वहाँ पे। तो पर काली माता के नीचे शिव जी रहते हैं सर। ऐसा क्या बात? सर वो माता का मतलब जो काली माता वाला रूप था वो इतना भयभीत था कि वो रुक नहीं रही थी। जब दानवों को उन्होंने मारना चालू किया तो उनको रोकने के लिए फिर उनके चरणों के नीचे शिव जी लेट गए थे, ये तो कि आप बस अब रुक जाइए। तो उनको एक उस जो मूर्ति है उसमें से शिव जी और एक उनके छाती पे माता का पैर है। काफ़ी अच्छा ज्ञान है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे आपने पिलाने का बताया, सरस्वती का बताया, तो हर कोई पूछेगा। जी सर, मैं इनको ज़रूर पढ़ लूँगा सर। तो याद हो ये जब आप पिलाने में रहे हर किसी से ही पूछेंगे। जी सर। किसी से पूछना भी चाहिए। जी सर, मैं इसको ज़रूर। एजुकेशन है आपकी। जी सर। जी सर। जी सर, मैं इसको ऐड कर लूँगा सर। तो अच्छी सी तैयारी जो आपके विषय में तो आपकी है ही, पिलाने से तो किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। जी सर। तो आप प्रशासनिक सेवा में चाह रहे हो। जी सर। और आप निर्देश बनाए तो ये सामान्य जानकारी जैसे 144 तो सामान्य आदमी की बात है। तो ये तो जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी पालन करना है उसका। तो ये मैंने तो ये तो उदाहरण दिया है। जी सर। थोड़ी जी सर। रखिए। और जैसे संवैधानिक पद को ऐसा बोलना अपराध भी गिना जाता है। ठीक, जी सर। मैं उसको अपनों से पढ़ो लिखो सामान्य आदमी बोल रहे तो कोई बात नहीं। जी सर। ठीक ना। इसी ढंग से झंडे की संहिता भी कुछ होती है। राष्ट्रीय ध्वज आ रहा है, क्लियर नहीं है सर। राष्ट्रीय ध्वज जी सर। 26 नवंबर को जी लहराते हैं। जी जी। इसके नियम वगैरह भी थोड़ा, क्योंकि आप साइंस से रहे इंजीनियर रहे तो हो सकता है आपका ध्यान उधर ही उधर रहा होगा। जी सर। मैं वंदना सरस्वती वंदना की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, आप पिलाने में रहे तो भी जी हो सकता है आपके छोटी छोटी बातें, क्योंकि आप साइंस में उधर रहे होंगे तो उन बातों में थोड़ी तैयारी। जी सर। फाइल बड़ी व्यवस्थित है आपकी, अच्छी है। मैंने यहाँ सजेस्ट किया मतलब जो दूसरे छात्र हैं उनको भी लाइव बताया तो हम देख लें कि कैसे जमा दें। जी सर। ठीक है। जी जी।
बहुत अच्छे हैं आप, ग्राम से किया ये सब है। बताइए कि आप इंजीनियरिंग की तरफ आपने ऑप्ट किया और उसके बाद इधर आए, क्योंकि यहाँ आने के लिए तो कोई भी ग्रेजुएशन लिखना है उसका है। संविधान की विशेषता बताइए 5। सर जो हमारा संविधान है ये इसकी विशेषता है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। दूसरी चीज़ ये इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। बहुत सारे जो फेडरल फीचर्स है वो ऐसे हैं जिनके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी और रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स लगती है। फिर इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया है, तो जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर एक इसमें इमरजेंसी फीचर्स का एक प्रोविज़न है जो हमारे पूरे फेडरल सिस्टम को एक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। ये इमरजेंसी कब लागू होती है और यदि आर्टिकल बता सके तो अच्छा। जी, आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। नेशनल इमरजेंसी दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी, एक इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। यदि बाहर से कोई थ्रेट है हमारी कंट्री को तो एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लागू करी जाती है। यदि इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रेबेलियन हमारी कंट्री में होता है तो हम इंटरनल इमरजेंसी लागू करते हैं। दूसरी एक स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंडर आती है। स्टेट इमरजेंसी यदि किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाता है और वहाँ की गवर्नेंस काम करने के लिए सक्षम नहीं मानी जाती तो वहाँ के गवर्नर स्टेट इमरजेंसी को लागू करवा सकते हैं। और एक आर्टिकल 360 होता है व्हेनेवर देयर इज़ अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, तो एक हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काय के लिए होते हैं? मैम बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये गवर्नमेंट के लिए एक मार्गदर्शक होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को किस दिशा में काम करना चाहिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी उसका कलेक्टिव विजडम है कि हमारे देश को किस दिशा में जाना चाहिए। ये पंचायत राज कब घोषित हुआ? मैम पंचायती राज जो था वो 24 अप्रैल 1973 से लागू किया गया था। घरेलू हिंसा अधिनियम, हाँ जी, जी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके बारे में पढ़ा है जी। बताइए डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डेफिनेशन है, किसको कहेंगे डोमेस्टिक? जी मैम, यदि कोई मेल और फीमेल यदि एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं और उस फीमेल के अगेंस्ट उस मेल ने कभी मतलब कोई भी तरीके का हार्म पहुंचाया, फिज़िकल, मेंटल, टॉर्चर या कुछ भी उनके साथ ऐसी हरकत की है उस मेल ने या उनके फैमिली मेंबर्स ने। ये मेंटल टॉर्चर को कैसे डिफाइन करोगे? मैम बेसिकली जो हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहे हैं वहाँ पे फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ों की परमिशन नहीं मिलती है, उनको दबाया जाता है, उनकी जो इच्छाओं को दबाया जाता है। यदि हम किसी को मेंटली अब्यूज़ करें, मतलब फिज़िकली उसको हार्म ना करने के बजाय उसको मेंटली इतना प्रेशराइज कर दें कि वो अपनी लाइफ लिबर्टी के साथ ना जी सके, तो उसको हम मेंटल उसमें काउंट कर सकते हैं। बाय वर्ड्स आल्सो? यस, बाय वर्ड्स, बाय अब्यूजिंग एंड एनीथिंग। ऐसे मेंटल? यस मैम। इस एक्सप्रेशन से हो या ऐसे? जी। ऐसे आपने डाउरी के बारे में, उसके लिए भी है जी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी की डेफिनेशन क्या है एक्ट में? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमने नहीं पढ़ा है मैम। ठीक है। अभी आपने एक सप्ताह में न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कोई भी? जी। तो इंदौर में आपको क्या परिस्थिति लगती है लॉ एंड ऑर्डर के रूप में? मैम अभी जो बेसिक इंदौर से रिलेटेड न्यूज़ थी पेपर्स में वो कोविड और वैक्सीनेशन से रिलेटेड ही भरी हुई थी। यस मैम, तो अभी जो थर्ड वेव का जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जी शासन के लिए क्या चैलेंजेस है? मैम इंदौर एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है, तो जो बेसिक अभी लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज हमने यहाँ पे फेस किया है लास्ट 2 इयर्स में, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके किया है। इतने जब ओके मैं बोल रही हूँ कि अभी क्या चैलेंज लोग के बारे में क्या चल रहा है इंदौर में, क्या लगता है आपको? आपने 144 धारा की बात की है जी। अभी 3 ऑर्डर्स पास किए हैं। यस मैम। आपने पढ़े? अच्छा ये बताइए मैम नाइट कर्फ्यू का ऑर्डर पड़ा था। हाँ ये
है, वो तो कोरोना के उसमें नाइट कर्फ्यू है। ओके, नहीं आपको ध्यान है 144 धारा कौन से लॉ की ये देखिए बताओ प्रोसीजर नहीं। ओके, ये पुलिस कमिश्नरी के बारे में भी जी 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 सुना है? यस मैम। मैम पुलिस कमिश्नरेट जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ रहते हैं उसमें जो पुलिस रहती है उसको एडिशनल डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है। जो मैजिस्टेरियल पावर रहती है वो पुलिस को दी जाती है। जैसे जो आईजी रैंक के ऑफिसर रहते हैं उनको पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है। कौन हो गया? हरिनारायण चारी मिश्रा जी। ठीक है, तो कौन सी मैजिस्ट्रियल पावर कहाँ से शिफ्ट हुई इनको? सर मैम जो एसडीएम के पास जो मैजिस्टेरियल पावर रहती है वो एसडीएम और डीएम के पास वो शिफ्ट करी है कमिश्नरेट सिस्टम में। चलो फिर उसके नज़दीक आप आगे से डीएम की कौन सी पावर? डीएम माने? मैम जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है उसकी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड एक पावर रहती है और दूसरी पावर रहती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की, जिसे हम मैजिस्टेरियल पावर कहते हैं। वो जो है अभी जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसमें कमिश्नर के पास आ जाती है। अभी इसके बारे में मुझे पढ़ना है, मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ा है अभी। चलिए कोई बात नहीं। जी 19 तारीख को ही 3 ऑर्डर्स निकाले हैं कमिश्नर ने। पहले कलेक्टर निकालते थे 144 धारा। ठीक है, अभी आप ये बताइए लास्ट क्वेश्चन कि आप कौन सी तैयारी करके सबसे अच्छे कंफर्टेबल आप किस सब्जेक्ट मैम जो कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट तो सारे ही अच्छे हैं, आप कोई से भी पूछ लीजिए। अभी करंट अफेयर्स अभी मुझे ब्रशअप करने हैं। आज आप क्या कौन सा पेपर आता है? मैम टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदी पेपर नहीं पढ़ते। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण दोनों को बताइए, क्या फर्क है या क्या होता है? मैम राजनीति का अपराधीकरण हम मान सकते हैं कि जब कोई भी पावर किसी को भी मिलती है तो उसको पावर को अब्यूज़ करने की भी पावर एक मिल जाती है। और जो हमने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस रहते हैं अपनी पावर को मिसयूज़ करने के लिए, तो इसको हम राजनीति का अपराधीकरण कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने बोला अपराधियों का राजनीतिकरण, वो ये है कि बहुत सारी जगह जो अपराधी हैं मतलब जो जिनके खिलाफ पहले से केसेस है उनको भी पार्टीज़ में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि उनके पास लोगों को इकट्ठा करने की और इसकी क्षमता रहती है, एक मास इन्फ्लुएंस रहता है, तो उनको भी पार्टीज़ में ले लिया जाता है। इसको हम अपराधियों का राजनीतिकरण कह सकते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा मिक्स कर दिया मगर दोनों बात उसमें आ गई। तो आज के नई दुनिया के अग्रलेख में वही है जो आज इतनी समस्याएं हो रही है वो किसके कारण है ऐसा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा आपका इंटरव्यू आज? ठीक था सर, बस जो करंट अफेयर्स ब्रशअप करने मैंने सर बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक्स ब्रशअप करे हुए थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये सब बेसिक्स मैंने शायद छोड़ दिए थे, बेसिक्स अब छोड़ दिए थे मैंने। नहीं बहुत प्रदेश की योजना है, ये हेवी टॉपिक से भी हेवी है। हाँ सर, उससे जाते ही प्रश्न होगा वहाँ पे। जी सर। उसको छोड़ दिया? नहीं, मध्य प्रदेश की योजना मैं अभी स्टार्ट करूँगा सर। उसकी जगह आप तर्क दे रहे हो कि मैंने नई शिक्षा पॉलिसी पढ़ी थी इस कारण से, ये कोई तर्क नहीं होता। नहीं सर। नहीं, वो भी अच्छा है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए थोड़ी कम हर प्रश्न उत्तर में आप ऐसा कर देते ना जी। हर प्रश्न में नहीं करना, 2-4 कर दो, ठीक है सर। और अपनी बात को धैर्य से विनम्रता से शांतिपूर्वक रखिए वहाँ। जी सर। जैसे एक प्रश्न करा था कि भाई ओजोन क्षति घटा ली जाए तो क्या होगा, तो आप कहते हैं कोई तो बच ही जाएगा। अब आप पढ़ना किताब में जाके है ना, आज इसका आंसर ढूंढना, गलत भी बोल रहे हैं और उसके बाद फिर अपन जोर से भी बोल रहे हैं, तो वो सामने वाले एक्सपर्ट हैं, वो तो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना भाई, नंबर देना उनके हाथ में। धैर्य विनम्रता जी सर, यस सर करके उत्तर देना। आपने तो अपन थोड़ा प्रश्न आता है, हालांकि उससे कोई अंतर नहीं पड़ना, पर जो जहाँ जैसे मैं आपको लिखा था जो चीज़ जहाँ है वहाँ हो जाए। जी सर। अब जैसे इस पर आपने हस्ताक्षर नहीं किया, अब आप देखते हैं कि सबसे टाइम नहीं मिला है। जी सर। आपने पूरा नाम लिखा है, एक बार नाम नहीं लिखता तो चलता है कि नाम आपका यहाँ है। जी सर। पर हस्ताक्षर नहीं किया, इससे मतलब कुछ लगता है अरे आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। नहीं सर, नहीं बच रहे हैं, कोई इससे कुछ होना नहीं है। जी तो सर। थोड़ा सा हम प्रेस में आ जाते हैं और ठीक है सर। इंजीनियर है तो ठीक, जो चीज़ जहाँ हो थोड़ा ध्यान। जी सर। अच्छा बिहेवियर आपका, अच्छी से तैयारी थैंक यू है, सर। तैयारी है अच्छी भी, पर जैसा बताया ये पूछा नहीं, तो चूंकि अपन प्रशासन में जा रहे हैं तो लोकल
बातों का थोड़ा। जी जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।